हेलो दोस्तों, केवीएस, यूपी टेट, रीट, सी टेट, एच टेट इन सभी एग्जामों में जो ईवीएस जो सब्जेक्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन वो 30 नंबर को कवर कर रहा है। इसलिए इसकी महत्वपूर्णता को देखते हुए हम आज से पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके अवश्य आए हुए हैं, जिसमें आपका केवीएस हो गया, सी टेट हो गया, रीट हो गया, यूपी टेट हो गया। इन सभी एग्जामों के हम जो विगत सालों में है ना प्रश्न पत्र, उनसे हमने ये प्रश्न है वो लिए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि ये है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। जो कार्बन डेटिंग है वो किसको संदर्भित करता है? आपका ऑप्शन है एक, चट्टानों की शक्ति मापन। ऑप्शन बी है आपका श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग। ऑप्शन सी है आपका प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन। या ऑप्शन डी है आपका इनमें से सभी। देखो, कार्बन डेटिंग हमें किसको कहते हैं? जो जो कार्बन डेटिंग है वो रेडियो कार्बन है ना, रेडियो कार्बन, उसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। और इससे क्या होता है, यह जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त जो अवशेष होते हैं ना, जो हम प्राचीन स्थलों में हड्डियाँ मिलती हैं, ठीक है, उनसे हम उनकी आयु निकालते हैं इससे, कार्बन डेटिंग से। देखो, जैसे हड़प्पा संस्कृति है तो वहाँ जो आयु निकाल रहे हैं ना, जैसे हड्डी मिल रही है या कोई और चीज़ मिल रही है या किसी पशु पक्षी का कुछ अवशेष मिल रहा है, तो उनकी जो आयु निकल रही है ना, वो आपकी कार्बन डेटिंग से निकल रही है। ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम है ना रोज़ाना एक तो ईवीएस की क्लास ले रहे हैं, एक जिसमें आपका सभी सिद्धांतों से संबंधित जितने भी सिद्धांत है ना आपका बाल मनोविज्ञान में, हम वो भी करा रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास आ सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? जो संविधान सभा थी भारत की, उसने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? जो हमारा राष्ट्रीय गान है ना, जन गण मन, जो 52 सेकंड का है, उसको कब अपनाया गया? ऑप्शन है 13 नवंबर 1949, बी 21 मई 1949, सी 24 जनवरी 1950 या डी 20 जनवरी 1950। देखो, जो आपका राष्ट्रीय गान है वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बायो मैग्निफिकेशन है। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या है? कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता, या ये सभी। देखो, बायो मैग्निफिकेशन ही वो होता है जो, जैसे हम कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं, खेतों में करते हैं, इसमें फल सब्जी इन सभी में कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो पौधों में जाते हैं, पौधों से क्या करते हैं, जो वहाँ के जीव है वो उनको खाते हैं पौधों को, तो उनके थ्रू वो उनमें चले जाते हैं, और कुछ फिर पशुओं को, फिर उनके माध्यम से वो हमारे अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो बायो मैग्निफिकेशन है वो समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की जो बढ़ती सांद्रता है ना, वो हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता, ऑप्शन नंबर डी। बायो मैग्निफिकेशन समझ में आया ना?
चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो हमें जैव मंडल का अजैविक घटक निकालना है। ऑप्शन ए है आपका फास्फोरस, बी है आपका कवक, और सी है आपका मृदा, डी है आपका प्रोटीन। तो देखो आपका जो अजैविक घटक नहीं है वो निकालना है। अजैविक घटक कौन सा नहीं है? आपका कवक नहीं है आपका अजैविक घटक, ये जैविक घटक में आता है कवक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, ऑप्शन ए है आपका एम्स्टर्डम में, अगला है नागासाकी में, सी है आपका सिडनी में, या डी है आपका न्यूयॉर्क में। तो जो ग्रीन पीस है ना, एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। ठीक है, गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है ग्रीन पीस, और जो इसका मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है। ठीक है, और इसके है ना 55 देशों में इसके कार्यालय स्थित हैं, 55 देशों में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्स्टर्डम। ठीक है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो उच्च स्तर का हमने उपभोक्ता निकालना है जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसके अंदर। ऑप्शन ए शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी मांसाहारी, या ऑप्शन डी शाकाहारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो आपका सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है ना वो होता है आपका मांसाहारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, आगे भी आएंगे, और आपके हर एग्जाम में आपको ये ईवीएस के जो पर्यावरण अध्ययन के जो प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम करते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो कौन सा स्तर है वायुमंडल के पास? जो वायुमंडल का स्तर है वो पृथ्वी के पास, वो देखो ऑप्शन ए आयन मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल, डी है आपका समताप मंडल। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है ना वो है आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। उसके बाद है आपका समताप मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, और उसके बाद आता है आपका समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये पृथ्वी, इसके ऊपर क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। हो गया ना, ऐसे ऐसे है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था भारतीय संसद द्वारा? तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता, ऑप्शन ए है आपका 11 दिसंबर 2002, बी है आपका 16 अक्टूबर 1990, सी है 10 दिसंबर 1980, और डी है आपका 11 मई 1972। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका जो देखो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में पारित किया गया था। ठीक है, सन 2002 में। तो इसमें सन 2002 कहाँ है? 11 दिसंबर 2002, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जो पर्यावरण की रक्षा करती है ना वो कौन सी खेती इनमें से? ऑप्शन ए जैविक खेती, बी अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ये तो कीटनाशक पे होगी, ये तो होगी नहीं। ग्लास हाउस में पौधे लगाना, ये भी नहीं है। शिफ्टिंग खेती, ये भी नहीं है। तो बच गई क्या? जैविक खेती। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु तो आपकी जैविक खेती है ना वो सहायक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अम्लीय वर्षा संबंधित है। ऑप्शन ए बोरिक एमिल,
बी एसिटिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड या डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अम्लीय वर्षा, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि अम्लीय वर्षा होती क्या है। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, ये क्या करते हैं, वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। और ये फिर क्या करते हैं, जब वर्षा होती है ना, उसके अंदर घुल के ज़मीन पे आते हैं। वो जो वर्षा कहलाएगी ना, वो एसिड रेन कहलाएगी, अम्लीय वर्षा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल वो दोनों मिल जाते हैं किसके साथ, बारिश के पानी के साथ, फिर वो ज़मीन के ऊपर आते हैं, हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो वो जो वर्षा कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी एसिड रेन। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ है इसमें, ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लीय वर्षा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। WWF से आशय है, ये WWE मत समझ आना, ठीक है, WWF है ये, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो ऑप्शन नंबर बी है ना आपका, ये सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फूलों की घाटी अवस्थित है, ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी सिक्किम में, सी हिमाचल में या डी जम्मू में। तो ये आपका फूलों की घाटी वो है चमोली में, उत्तराखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, जो उत्तराखंड का चमोली है ना, वहाँ पर आपकी फूलों की घाटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो कौन सी है भाई, आपकी सर्वे ऑफ इंडिया, बी केंद्रीय जल आयोग, सी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या डी ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये है आपकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये एजेंसी आपकी प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कोटापाक्षी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, जो एक कोटापाक्षी नाम का है कोई ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है, ऑप्शन ए रॉकीज में, बी एंडीज में, सी हवाई में या डी सिसिली में। तो यह आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में। तो ये एंडीज पर्वतमाला पे है। ठीक है, जो ये एंडीज पर्वत है ना, इस पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है, दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, एंडीज में, दक्षिण अमेरिका के। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, जो तिब्बत की सांगपो नदी है ना, वो भारत में किस नाम से जानी जाती है, वो भारत में आपके ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उस नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है, एक तो आपका तिब्बत हो गया, एक बांग्लादेश हो गया, एक भारत हो गया, ये तीन हो गए ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ ओर्सैनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, कौन सा राज्य में सर्वाधिक है भाई, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो ओर्सैनिक है ना, वो आपका जल प्रदूषण कहाँ फैला है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में पश्चिम घाट के दक्षिण शुष्क हैं क्योंकि, जो भारत के पश्चिमी घाट के दक्षिण शुष्क हैं क्योंकि, ऑप्शन ए है आपका दाब प्रभाव है, ऑप्शन बी है आपका रेन शैडो प्रभाव है, ऑप्शन सी है आपका उच्च तुंगता प्रभाव है या डी है आपका निम्न ताप प्रभाव है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट के दक्षिण शुष्क हैं, मतलब कि वहाँ बारिश नहीं होती। क्यों, क्योंकि वहाँ पर रेन शैडो प्रभाव है। तो रेन शैडो प्रभाव क्या होता है, देखो, पर्वत के जिस ढाल पर हवा टकराती है ना, वहाँ तो होगी वर्षा। ठीक है, उसे हम कहेंगे पवनमुखी ढाल। और
पर्वत के जिस ढाल के सारे हवा नीचे उतरेगी ना, वहाँ बारिश नहीं होगी, उसे हम कहते हैं पवन विमुखी ढाल। तो इस ढाल पर वर्षा नहीं हो पाती, तो इसे हम क्या कहेंगे, आपका रेन शैडो प्रभाव कहेंगे वहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए है आपका 1975, बी है 1972, सी है 1962, डी है 1960। तो आपका वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है ना 1972 में पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 1972। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाएगी, वो आपकी कहलाती है सौर स्थिरांक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सौर स्थिरांक। प्रति सेकंड प्रति क्या कहेंगे आपको, जो है ना, जो वायुमंडल के ऊपरी सीमा है ना, वहाँ जो सूर्य की विकिरणें आएंगी प्रति सेकंड, तो उसको हम कहेंगे सौर स्थिरांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है। जो हमारा देश का संविधान है उसमें किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया, वो लिया गया आपके यूएसएसआर यानी कि रसिया से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत रूस ये संघ। ठीक है, ऑप्शन ये हो गया ना आपका क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी। जो सर्वाधिक जैव विविधता ना वो आपकी पाई जाती है इसमें, ऑप्शन ए दोरांग घाटी, बी शांत घाटी, सी सुरमा घाटी या डी फूलों की घाटी। फूलों की घाटी तो अभी बताया था ना, चमोली में उत्तराखंड में, और शांत घाटी आपकी है केरला में। यही है जैव विविधता यहीं पाई जाएगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, यह और केरल में ये जो शांत घाटी है आपकी केरल में स्थित है, केरल में, और जैव विविधता ना वो सबसे ज़्यादा यहीं पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना एलपीजी, जो हम घर पे यूज़ करते हैं, उसके बारे में क्या असत्य है। ऑप्शन ए मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ये तो नहीं है भाई, मीथेन उत्सर्जन नहीं करती, वो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं उसमें। तो नीले ज्वाला से जलने वाला, ये तो है नीले ज्वाला से जलती है। उच्च उष्मीयमान, बिल्कुल इसका बहुत ज़्यादा उच्च उष्मीयमान होता है, एक स्वच्छ ईंधन है ये, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक, बी है आपका उत्पादक व उपभोक्ता, सी है जैविक तथा अजैविक, और डी है पौधे तथा जंतु। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक है ना वो होते हैं आपके जैविक और अजैविक। ठीक है, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर विटाकर, बी है डॉक्टर उडम, सी है आपका टोंसले, या डी है आपका डॉक्टर और डी मिश्रा। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग वो आपका किया था टोंसले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो ध्रुव तारा है ना वो कहा जाता है, ध्रुव तारा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पश्चिमी तारे को, बी पूर्वी तारे को, सी दक्षिण तारे को, या डी उत्तरी तारे को। तो ध्रुव तारा है ना वो उत्तरी तारे को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है, और इसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। ठीक है, पोल स्टार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था, जहाँ जैसे कि बाघों को समाप्त होने से बचाने के लिए किया गया था ना प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि उस समय पर विलुप्त होने वाले थे टाइगर, तो उसको उनको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम का
अभियान है वो लॉन्च हुआ था, वो कब हुआ था? सन 1985, 81, 73 या 72। तो वो था आपके सन 1973 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? गुजरात में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में? ये आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए, नरम दल एवं गरम दल के मध्य, बी, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, सी, हिंदू व मुस्लिम के मध्य, या डी, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य? जो 1916 का जो लखनऊ समझौता है ना, वो था आपके कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आज आपका अंतिम प्रश्न है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य वो आपके गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, और ये आपके आने वाले एग्जाम, जिसमें KVS का एग्जाम डेट घोषित हो गई है, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्वेश्चन। और UP टेट अब आपका होने वाला है, रीट भी होने वाला है। ठीक है, और CTET चल ही रहा है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।